आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए बैंकिंग, अब हम लोग पहुंच जाए कहाँ, बैंकिंग में। अब बैंकिंग चैप्टर में हम लोग को जो मेनली पढ़ना है वो क्या, आपका फंक्शन ऑफ बैंक। फंक्शन ऑफ बैंक, उसमें भी कौन, आपको मेरे दो तरह का बैंक पढ़ना है, एक आपका कमर्शियल बैंक और एक है हम लोग का सेंट्रल बैंक। ये मेरे दो बैंक को पढ़ना है, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छा से देखेंगे। इसी चैप्टर में जब हम लोग का जो आरबीआई आएगा उसको आपको एकदम डिटेल में कवर करना है। देखिएगा मेनली जो डीप क्वेश्चन है, हमारे बच्चों को डाउट होता है ना, वो आरबीआई से क्वेश्चन रिलेटेड रहता है। इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छा से बच्चों डील करेंगे, ठीक है। बैंकिंग में आरबीआई को थोड़ा खास अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कमर्शियल बैंक बेकार ही है, बट जितना इंपॉर्टेंस क्वेश्चन हर बार आरबीआई को देती है ना, बाकी बैंक को नहीं मिलता है, कमर्शियल बैंक सबको। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं भाई कि किस किस चिड़िया का नाम है हम लोग का बैंक, किसको बोलते हैं बैंक। अब देखिए मीनिंग ऑफ बैंक। बैंक हम लोग किसी भी वो संस्था को बोलेंगे, किसी भी वो ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी वो इंस्टीट्यूशन को बोला जाएगा जो मेनली ये दो फंक्शन करती हो। एक क्या है आपका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, यानी कि पैसा जमा ले। दूसरा वो लोन दे, लोन और एडवांस प्रोवाइड करे। समझ में आया? तो कोई भी ये दो फंक्शन करेगा, कोई भी वो इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी हो, चाहे वो आपका बस आपका एक आप पैसा जमा ले और दूसरा वो लोन दे, उस इंस्टीट्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, बैंक। ये था सिंपल मीनिंग, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आगे देखिए, आपको दो तरह का बैंक पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है कमर्शियल बैंक, एक पढ़ना है आपको सेंट्रल बैंक। एक पढ़ना हाँ हाँ सॉरी हाँ ठीक ठीक, एक पढ़ना है आपको कमर्शियल बैंक और एक पढ़ना है आपको सेंट्रल बैंक। दो तरह का आपको बैंक पढ़ना है। कमर्शियल बैंक का एग्जाम्पल बहुत सारा है, जैसे कि आपका हो गया एसबीआई, आपका आईसीआईसीआई, आपका एचडीएफसी, आपका एक्सिस बैंक और भी पंजाब नेशनल बैंक, दुनिया भर का बैंक, सब आपको कमर्शियल बैंक के अंदर जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या पढ़ना है आपको, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक केवल एक है, आरबीआई। इसको हम लोग डिटेल में बाद में देखेंगे। अभी हम लोग फोकस करेंगे किसमें, कमर्शियल बैंक में। तो चलिए कमर्शियल बैंक में मेनली फोकस करते हैं। और हम लोग को मेनली स्टार्ट कहाँ करना है, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का फंक्शन पे मेनली फोकस होगा। एग्जाम पे हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो संभल के, खासकर एमसीक्यू के लिए। कमर्शियल बैंक का जो प्राइमरी फंक्शन है उसमें केवल दो फंक्शन आता है, इस बात को ध्यान में रखिए। प्राइमरी फंक्शन है कमर्शियल बैंक का, उसमें केवल दो फंक्शन आता है। एक है आपका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, दूसरा क्या आपका लोन, यानी कि पैसा जमा लेना, और दूसरा क्या है पब्लिक को लोन देना। ये दो फंक्शन को जब एक साथ जोड़िएगा तो वो कहलाता है कि आपका प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। क्लियर? ये प्राइमरी फंक्शन है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब डिटेल में देखते हैं कि भाई डिपॉजिट बोलने में कितना सारा डिपॉजिट आता है। डिपॉजिट मतलब सिंपल क्या, पैसा जमा लेना। जनरली आपको सिलेबस में, आपका सिलेबस तीन तरह का आपको डिपॉजिट पढ़ना है, एक सेविंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट। आसान भाषा में इसको हम लोग बहुत बार क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेविंग अकाउंट, है कि जब हम लोग अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो इसको बोलते हैं क्या हम लोग, करंट अकाउंट। और इसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ये सिंपली तीन तरह का। एक और होता है रेकरिंग, तो वो आपको पढ़ना नहीं है, सिलेबस में है नहीं। रेकरिंग डिपॉजिट तो फिर भी थोड़ा सा बता देंगे बाद में, पर अभी मेनली फोकस कीजिए इसमें, इस तीन तरह का अकाउंट में, सेविंग में, करंट में और फिक्स में। बात करते हैं जनरली कोई खुलवाने को बारे में समझ लीजिए। अगर अकाउंट ओपन करने के बारे में हो तो कोई भी एक आम आदमी तीनों में से किसी को भी खुलवा सकता है, चाहे सेविंग हो, करंट हो, चाहे फिक्स हो। बट इन जनरल कौन इसको किस तरह के अकाउंट को कौन प्रेफर करेगा खुलवाने में, सो देखिए। सेविंग अकाउंट जनरली इंडिविजुअल लोग या हम लोग जो नॉर्मल पब्लिक होता है, मिडिल क्लास फैमिली सब होता है, या जनरली जो गरीब क्लास नॉर्मल इंडिविजुअल जो इंसान होता है ना, वो प्रेफर करता है कि आपका सेविंग अकाउंट ओपन करवाना। ठीक है। बिजनेसमैन सब जनरली प्रेफर करता है कि आपका करंट डिपॉजिट करंट अकाउंट खुलवाना। क्यों करंट अकाउंट, क्यों करंट अकाउंट में ना पेमेंट का सुविधा अनलिमिटेड रहता है। यहाँ पर जो पेमेंट का जो सुविधा है ना, मतलब आप जितना बार चाहे उतना निकाल सकते हैं पैसा। यहाँ पर क्या है, आपका लिमिट लगा हुआ है। यहाँ पर दिखाएंगे आगे आगे पॉइंट में, सब डिफरेंस देख लेंगे। एफडी अकाउंट कौन खोल सकता है, एफडी अकाउंट चाहे इंडिविजुअल हो चाहे बिजनेसमैन, दोनों ओपन कर सकता है। अकाउंट तो आप कोई भी खोल सकते हैं, हम ऐसा को बताएं, हम बस बता रहे हैं ये जो पॉइंट है, जनरली लोग कौन पसंद करता है। आप चाहे तो तीनों खुलवा लीजिए, एक साथ में तीनों खोल देगा, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, आपका एफडी अकाउंट, एक साथ तीनों को खोल के दे देगा। ठीक है। तो जनरली कौन खुलवाता है, वो पॉइंट था बच्चों। बात करते हैं इंटरेस्ट रेट पे। सेविंग अकाउंट में जब आप पैसा जमा कीजिएगा तो इसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम रहता है, ठीक है। आपका फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा रहता है। ऐसा क्यों सर? देखिए एफडी में क्या होता है ना, आपको एक ही बार में पूरा लम सम पैसा देना पड़ता है। मतलब मान लीजिए आप 1 लाख का एफडी बनवाए, तो ये 1 लाख रुपए आपको तुरंत देना पड़ेगा। तो आप ऑब्वियसली भाई तुरंत दे दीजिएगा, तो पूरा का पूरा पैसा क्योंकि आप दे दिए तो आपको इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा देगा, ये थोड़ा हाई इंटरेस्ट रेट दे रहा है आपको एफडी में। इसमें थोड़ा कम देगा, क्यों? इसमें क्या है, इसमें हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं, फिर विड्रॉल करते हैं,
है कि नहीं। पैसा निकालते हैं, डालते हैं, निकालते हैं, डालते हैं, तो क्या होगा, इसको एडजस्ट करने के बाद आपको इंटरेस्ट देगा, तो ऑब्वियस थोड़ा सा वो कम रहता है। करंट अकाउंट आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देता है, उल्टा आपसे फीस लेता है, उल्टा आपसे फीस लेता है। यहाँ पर देखिए दो प्रकार का चीज समझ लीजिए। करंट अकाउंट आपको एक फैसिलिटी देता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या फैसिलिटी रहता है सर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन है ना, तो बिजनेसमैन में क्या होता है कि भाई बहुत बार तरह का पेमेंट करना था। तो मान लीजिए कभी ऐसा हो गया कि अकाउंट बैलेंस जीरो हो गया, अकाउंट बैलेंस जीरो हो गया और कोई एक क्रेडिटर आ गया कि भाई हमको पैसा दो, जरूरत है, इमरजेंसी केस है। अब वो जिद कर रहा है तो क्या होता है, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का इस्तेमाल करके आप इसको पैसा दे सकते हैं। मान लीजिए बैंक आपको अलाउ की कि आप भले आपका अकाउंट जीरो क्यों ना चला जाए, इसके बाद भी आप 1 लाख रुपए तक और निकाल सकते हैं, यानी कि आप नेगेटिव बैलेंस में 1 लाख का नेगेटिव बैलेंस तक में जा सकते हैं और 1 लाख रुपए निकाल के दे सकते हैं। इस फैसिलिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, समझना है। यानी कि आपका अकाउंट भले जीरो है पर फिर भी बैंक आपको 1 लाख रुपए तक का एक्स्ट्रा निकालने दे रही है, समझ में। अब यहाँ पर दो चीज सुनिए बच्चों। अब इसको होता क्या है ना, ये जो क्रेडिट कार्ड सुने है ना, बस क्रेडिट कार्ड ही तो है, क्रेडिट कार्ड ही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और कुछ नहीं। तो मान लीजिए 1 लाख जो आपको दी ना बैंक सुविधा एक्स्ट्रा निकालने का, इसको आपको नेक्स्ट मंथ तक कंप्लीट वापस बैंक को रिटर्न कर देना है। आपको केवल सुविधा केवल 1 मंथ के लिए मिला रहता है। ऐसा थोड़ी ना कि आपको बैंक सुविधा दी आप अब 1 साल बाद पैसा वापस कीजिएगा, नहीं, 1 साल बाद का कॉन्सेप्ट नहीं है, 1 महीना के अंदर उसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा। क्या होगा सर अगर आप 1 महीना में पेमेंट नहीं कीजिएगा, तो फिर आप पे ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा जितना आप पैसा निकाले होंगे उस सुविधा के लिए। मान लीजिए 1 लाख का तो सुविधा था ना, आप 1 लाख नहीं केवल 20,000 रुपए निकाले हैं, तो 20,000 पे जितना दिन आप लेट कीजिएगा उतना दिन पे वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ठीक है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में। अच्छा, आप 1 रुपए भी नहीं निकाले, साल भर में एक बार भी उसका इस्तेमाल नहीं किया, पूरा का जीरो कभी यूज ही नहीं किए, आप अपना ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो आपको 1 लाख रुपए मिला था निकालने के लिए, वो आप 12 महीना में कभी इस्तेमाल ही नहीं किए, तो क्या आपको कभी कुछ देना नहीं पड़ेगा, नहीं। एक नॉमिनल फीस होता है, एक नॉमिनल फीस होता है जो आपको ईयरली पे करना ही पड़ेगा इस फैसिलिटी के लिए। वो ज्यादा नहीं रहता है, वो साल का 500, 600, 1000, 1200 जैसा लीजिएगा वैसा रहता है। क्लियर बच्चों। पैसा निकालने का फैसिलिटी, सेविंग अकाउंट में आप पैसा जितना चाहे उतना बार नहीं निकाल सकते, लिमिटेड निकाल सकते हैं, लिमिटेशन लगा हुआ है। बैंक में देखिएगा यूपीआई में भी आपका 1 लाख का लिमिट है। कैश का बात कीजिएगा तो हर बैंक का अपना अपना लिमिट है, कोई 20,000 निकालने देता है, कोई 25 देता है, कोई 30 देता है, डिपेंड करता है आपके पास कार्ड कैसा है, सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड, प्रीमियम कार्ड, उसके हिसाब से भी आपका विड्रॉल का लिमिट डिसाइड होगा, है कि नहीं। तो इसमें क्या लिमिटेशन लगा था यहाँ, इंक्लूडिंग एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड भी जो आपके पास सेविंग अकाउंट होता है, देखिएगा अगर आप नॉर्मल सिटी में है, नॉर्मल सिटी में है तो आपको 5 बार अलाउ है, यानी कि नॉन मेट्रो सिटी पे है तो आप 5 बार पैसा एटीएम से निकाल सकते हैं दूसरा ब्रांच से। अगर आपका एसबीआई का ब्रांच है तो आप दूसरा ब्रांच से 5 बार से अधिक 5 बार तक निकाल सकते हैं। और अगर आप मेट्रो में होंगे, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई इस सब में होंगे, तो केवल वो 3 बार आपको अलाउ किया गया है। समझ में। बात कीजिएगा करंट अकाउंट में, कोई लिमिटेशन नहीं, जितना निकालिए, एक दिन में 50 बार निकालिए, 1000 बार निकालिए, कोई लिमिट नहीं है, जितना अमाउंट पे निकालिए बस अकाउंट में पैसा रहे निकाल लीजिए। इसमें तो आप पैसा निकाल ही नहीं सकते फिक्स डिपॉजिट में। इसमें पैसा कब निकलेगा, इसमें केवल पैसा निकलेगा मैच्योरिटी डेट पे। मैच्योरिटी डेट क्या होता है सर, मैच्योरिटी डेट बोलेगा मतलब है, मान लीजिए आप जो 1 लाख रुपए लिए थे ना, उसको आप जमा कर दिए 5 साल के लिए, तो आप उसको 5 साल बाद ही निकाल पाइएगा, उसके पहले नहीं निकाल सकते। क्या हो गया सर, अगर आपको पैसा का अर्जेंट जरूरत पड़ेगा तो क्या आप नहीं निकाल सकते, हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप 3 साल तक पैसा ठीक ठाक रखे, तीसरे साल में आपको पैसा का सख्त जरूरत पड़ गया, तो उस सिनेरियो में आप अपना एफडी को तोड़ दीजिए, 3 साल तक बैंक आपके पास रखी ना अपने पास पैसा 1 लाख रुपए, 3 साल पे वो इंटरेस्ट निकाल के आपको दे देगी, 3 साल का इंटरेस्ट निकाल के आपको वो दे देगी, पूरा 5 साल का नहीं देगी, 3 साल का इंटरेस्ट आपको दे देगी। तो ये था फीचर। क्या है इसमें आपको, हाँ, आपका सेविंग अकाउंट में आपको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, प्राइवेट अकाउंट में खासकर। सरकारी अकाउंट में पहले मिनिमम बैलेंस हुआ करता था, इसमें भी गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर बैंक है ना, जो गवर्नमेंट के अंदर में आती है, वो पहले उसमें भी पहले मिनिमम बैलेंस होता था, अलग अलग जगह के हिसाब से, सिटी के हिसाब से 2000, 2500 या 5000, अब वो बंद कर दिया गया है, याद रखिएगा। अब मिनिमम बैलेंस गवर्नमेंट बैंक सबको मेंटेन नहीं करना पड़ता, हाँ, प्राइवेट बैंक अभी भी आपसे मिनिमम बैलेंस मेंटेन करवाती है, ठीक है, 5000, 10,000, अलग बैंक का अपना नियम है प्राइवेट बैंक का, ठीक है। ये सुविधा सेम है, और ये तो बता ही दिए थे, प्राइमरी पर्पस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। तो ये 3 था बच्चों जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी था। अच्छा, रिकरिंग अकाउंट क्या होता है, रिकरिंग अकाउंट एक प्रकार से हम लोग एफडी की तरह होता है, जहां पर हम लोग हर महीना कुछ कुछ पैसा जमा कर देते हैं। मान लीजिए हर महीना आप अपना सैलरी से 2,000 रुपये कटवा दे रहे हैं, या आपका बिजनेस महीना कहीं से बैंक में जमा कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं जल्दी, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिकरिंग डिपॉजिट। हर साल आप कुछ पैसा बार बार जमा कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिकरिंग डिपॉजिट। क्लियर है। इसका इंटरेस्ट आपका सेविंग अकाउंट से ज्यादा होगा लेकिन एफडी से कम होगा,
समझ में आया? तो ये था आपका रिकरिंग डिपॉजिट और इसमें ज़्यादा हम लोग नहीं जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। लोन, लोन क्या होता है बताने का तो आपको है नहीं, और बस है अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से होंगे ना तो पक्का आपके पिताजी का अगर नौकरी होगा तो आपका लोन होगा। हाँ, हम एकदम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय के अगर बेटा या बेटी हैं तो आपके पिताजी का लोन होगा, पक्का होगा। बहुत ही 10% लोग ही शायद ऐसा होगा जिसका शायद पिताजी का लोन ना हो, बाकी सबका लोन होगा। ठीक है, किसी ना किसी का कोई भी तरह का लोन, कोई भी तरह का लोन होगा होगा। अब आपको देखिए कितना आपको जो लोन पढ़ना है, अब आपको पढ़ना एक सीसी यानी कि कैश क्रेडिट, एक आपका डिमांड लोन, एक टर्म लोन और एक आपका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बता दी है, जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है। ठीक है, अब देखिए सीसी ना सेम है आपका, सीसी जो कैश क्रेडिट है सेम है आपका ओडी की तरह यानी कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की तरह। बस अंतर इतना है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का जो अमाउंट का जो लिमिट है वो थोड़ा सा लो होता है, इसका आपको समझिए बड़ा मिलेगा, एकदम बिग वाला मिलेगा। ठीक है, बड़ा अमाउंट मिलेगा। अच्छा, इसमें और भी कुछ कुछ अंतर आएगा, देखिए है क्या। डिसबर्समेंट और इंटरेस्ट के बारे में पहले समझ लीजिए। अब ये फैसिलिटी अगर आपको होता क्या है ना, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन को क्या होता है या कॉन्ट्रैक्टर लोग खासकर, सीसी का जरूरत पड़ता है कब भाई, जब आपको मंथली या वीकली पेमेंट करना पड़े। सब अपना स्टाफ लोग खासकर मंथली या वीकली पेमेंट कर रहे हैं। अब मान लीजिए भाई पेमेंट करने का समय आ गया, हर स्टाफ को आपको 1 तारीख को पेमेंट करना पड़ेगा। अब बिजनेस में भाई पैसा कहीं ना कहीं फंसा रहता है ना, बिजनेस में पैसा कहीं ना कहीं फंसा रहता है। मान लीजिए 1 तारीख आपके पास पैसा नहीं है तो फंस जाइएगा ना पूरी तरह। तो क्या होता है, सीसी का सुविधा आप अप्लाई कर सकते हैं। सीसी में क्या होगा, आप वहां पर अलग अलग आपका समझ लीजिए अलग अलग जो इन्वेंट्री है, स्टॉक है या रिसीवेबल है, इसको आप बैंक में गिरवी रख दीजिएगा। बैंक आपको एक अच्छा खासा मोटा अमाउंट का सैंक्शन थमा देगी कि ठीक है अब आपको मतलब थमा दी क्या, ठीक है आप 10 लाख तक निकाल सकते हैं, क्योंकि आप ये सब गिरवी रखे इसलिए। ये बैंक उसको बेचेगी नहीं, बस गिरवी अपने पास सेफ्टी के तौर पे रखी है, सिक्योरिटी के तौर पे। सिक्योरिटी के तौर पे रखते तो क्या बोलते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी। बैंकिंग का दुनिया में वो कहलाता है क्या, आपका कोलेटरल सिक्योरिटी। 10 लाख का सुविधा दी बैंक आपको। ठीक है, तो होगा क्या, अ क्रेडिट लिमिट इज सैंक्शन, द बोरोवर कैन विथड्रॉ फंड्स एज नीडेड, इंटरेस्ट इज चार्ज ओनली द अमाउंट ऑफ यूटिलाइज। अब क्या देखिए, अब आपको बैंक जो है ना फैसिलिटी दी कि भाई ठीक है आपका सिक्योरिटी जो आप जो दिए थे उस हिसाब से आपको 10 लाख का सैंक्शन लिमिट किया गया, आपको 10 लाख का फैसिलिटी अलाउ है। पर कोई जरूरत है ना कि आप हर बार 10 लाख निकाल ही लीजिएगा, नहीं कोई जरूरी नहीं है, जितना जरूरत पड़े उतना है ना निकालिएगा। तो मान लीजिए इस पे आप केवल 4 लाख निकालें, कितना बच गया, 6 लाख बच गया, अभी भी 6 लाख का यूटिलाइज नहीं किया। तो सीसी बोलता है आपको इंटरेस्ट ना केवल इस 4 लाख पे देना पड़ेगा, क्योंकि भाई आप इतना ही यूटिलाइज किए ना, भले आपको फैसिलिटी मिला था लेकिन आप उसको यूटिलाइज तो किए नहीं ना, 6 लाख को आप छुए कहाँ है, नहीं छुए। तो आप लोन केवल इस पे दीजिएगा जितना आप यूटिलाइज किए, आप मतलब इंटरेस्ट इस पे केवल दीजिएगा। पर मैं अंतर, सीसी सिंपली बोलता है भाई कि जितना पैसा आप निकाले हैं ना, जितना पैसा आप इस्तेमाल किए उसी पे लोन दीजिएगा, बाकी पे आपको लोन देने की जरूरत नहीं है। क्लियर बच्चों, और बाकी सब तो वही सब है और कुछ है नहीं। मेनली सीसी में बोला वर्किंग कैपिटल बिजनेसमैन जब होता है ना उसको मेंटेन करने के लिए लोग इस्तेमाल करता है सीसी का फैसिलिटी। डिमांड लोन, डिमांड लोन का नाम ही है पेबल ऑन डिमांड, इसका नाम क्या, रिपेबल ऑन डिमांड, मतलब जिस समय बैंक मांगेगी आपको लोन देना पड़ जाएगा। तो डिमांड ऑन लोन बोलने का मतलब होता है ये ऐसा लोन है कि मान लीजिए ये आपको एसबीआई लोन आपको दी, आपको तो ये देखिए एक बैंक दूसरा बैंक को देता है, चलिए एक आपको दी, ठीक है आपको दी, तो एसबीआई जब आपसे वापस मांगेगा ना आपको लोन रिटर्न करना पड़ेगा, इसलिए क्या बोलते हैं डिमांड। डिमांड का मतलब होता है क्या भाई, तो जो आपको लोन दिया वो अपने मर्जी से कभी भी लोन मांग सकती है, कभी भी। इसलिए इसको दूसरा नाम क्या है, पेएबल ऑन डिमांड। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि रीपेएबल ऑन डिमांड। ठीक, अब इसमें अंतर क्या है, सीसी से क्या अंतर है, इसमें अंतर है देखिए, द इंटायर लोन इज डिसबर्स एट वंस। डिसबर्स का मतलब होता है कि जब आपको सैंक्शन कर दिया गया, और डिसबर्स का मतलब होता है कि आपके अकाउंट में पैसा आ गया। डिसबर्समेंट का मतलब होता है कि भाई आपका पैसा में आपका अकाउंट में पैसा डल गया है, होता है डिसबर्समेंट का मतलब। तो मान लीजिए अगर आपको डिमांड लोन अगर बैंक दी है 10 लाख, 10 लाख का अगर आपको डिमांड लोन दी है तो आप इस्तेमाल कीजिए चाहे मत कीजिए, बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा 10 लाख पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। ठीक है, पूरा 10 लाख पे वो इंटरेस्ट चार्ज करेगी। ये सीसी की तरह नहीं है कि जितना आप यूटिलाइज कीजिएगा उतना पे इंटरेस्ट लगेगा, नहीं। यहाँ पर आपको बैंक दे दी, डिसबर्स कर दी पूरा का पूरा 10 लाख, आप उसका इस्तेमाल कीजिए चाहे मत कीजिए, इंटरेस्ट आप पे 10 लाख पे पूरा लगेगा। तो ये था बच्चों, ये क्या, ये भी आपका यूजुअली सिक्योर्ड है अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट शेयर। ठीक है, ये भी आपका इसमें भी कोलेटरल सिक्योरिटी देना पड़ता है। की फीचर्स क्या है, नो फिक्स रिपेमेंट शेड्यूल, रिपेबल ऑन डिमांड। ठीक है, क्या रिपेबल ऑन डिमांड, इसमें क्या टाइम लिमिट रहता है, इस समय
टाइम लिमिट रहता है, इतने दिन में आपको पैसा वापस करना है, सीसी वाला पैसा। प्राइमरी पर्पस वही आप इमरजेंसी पर्पस या किसी भी पर्पस से हो सकता है, पर्पस उतना मैटर नहीं करता। टर्म लोन, टर्म लोन में ही हम लोग का जिंदगी का, हम लोग जो आम इंसान लोग हैं, हम लोग इसी में जिंदगी कटता है, चाहे हाउसिंग लोन हो, चाहे हम लोग का पर्सनल लोन हो। ठीक है, हाउसिंग लोन लेते हैं घर उर बनाने के लिए, हम लोग एजुकेशन लोन लेते हैं, हम लोग मैरिज लोन लेते हैं, दुनिया भर का हम लोग आम आदमी लेता है। अलग अलग लोन लेने में बहुत दिक्कत होता है। मैरिज लोन, एजुकेशन लोन में सर्टिफिकेट मांगने लगता है, तो जनरली हम लोग पर्सनल लोन ले लेते हैं। ठीक है, और हाउसिंग लोन में हाउसिंग लोन लेते हैं। हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट रेट हालांकि कम रहता है, घर बनाने के लिए लोन लीजिएगा ना तो अमाउंट भी बड़ा रहता है ना, इसमें आप 40 लाख 50 लाख रुपए लीजिएगा। पर्सनल लोन आपको मिलेगा 10 लाख 12 लाख 15 लाख, ज्यादा नहीं देगा बैंक आपको। ठीक है, तो आपको पर्सनल लोन में पता है कि इंटरेस्टिंग चीज क्या है? इंटरेस्टिंग चीज क्या है मतलब इंटरेस्टिंग नहीं है, मतलब पर्सनल लोन का नियम है क्या, क्योंकि जो भी चीज जो पर्सनल नेचर का होता है ना, अब ये मान लीजिए किसी के, ये आदमी है, ये लोन लिया था वो पर्सनल लोन, ठीक है, ये आदमी पर्सनल लोन लिया था, अनफॉर्चुनेटली बेचारा का डेथ हो गया, इसका डेथ हो गया, ये पर्सनल लोन माफ हो जाएगा। पर्सनल लोन का यही खासियत है। लेकिन अगर आप हाउसिंग लोन लिए हैं या कुछ और लोन लिए हैं, और मान लीजिए ये इंसान का अगर डेथ हो जाता, अगर ये हाउसिंग लोन लिया होता, तो इसका बैंक जो बैंक है इसका घर, जो बैंक है इसका घर को वो बेच देगी। ठीक है, मतलब क्लेम कर सकते हैं। पहले चीज बहुत सारा इधर उधर हाथ पैर मारा जाएगा, तब देखिए कहीं से रिकवर नहीं हो पा रहा, तब उसको मजबूरी में वो बेचने का निर्णय लेगी। ठीक है, उसमें बहुत सारा पहले इफ बट नॉट होगा, एकदम से नहीं बेच देती है बैंक, पर क्लेम कर सकती है उसका घर को। लेकिन पर्सनल लोन में ऐसा नहीं है, मर गए खत्म। ये कॉन्ट्रैक्ट में भी होता है, किसी भी चीज में होता है, पर्सनल का नेचर का चीज है ना, तो वो हमेशा ऐसा ही होता है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें आपका टर्म लोन में ही सारा लोन आता है, अजीब अजीब, आपका हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस एक्सपेंशन, आप किसी कारण से भी पर्सनल लोन बोले, मेरा पर्सनल रीजन है, मैं किसी कारण से भी लोन ले। तो ये था ओवरड्राफ्ट, तो आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया डिफरेंस बिटवीन आपका सीसी और ओडी भी कर दिए थे। अब आते हैं हम लोग सेकेंडरी फंक्शन में। क्या होता है बैंक का सेकेंडरी फंक्शन? देखिए सेकेंडरी फंक्शन को जो होता है ना, उसमें एक है आपका एजेंसी फंक्शन, एक क्या आपका एजेंसी फंक्शन। अब एजेंसी फंक्शन बोलने का मतलब क्या है? एजेंसी फंक्शन बोलने का मतलब है कि ये आप हैं, ठीक है, और ये बैंक है, और मान लीजिए इधर आपका LIC है। ठीक, अब आपको LIC का प्रीमियम का पैसा पे करना है, हम लोग हर मंथली या ईयरली करते हैं, मान लीजिए आपको यहाँ पर प्रीमियम का पैसा पे करना है। ठीक, तो आप हर महीना जा करके इस LIC बैंक को पेमेंट करने के बजाय आप अपना बैंक को इंस्ट्रक्शन दिए कि भाई तुम मेरे बिहाफ पे मेरा एजेंट बन के इस LIC का जाके पेमेंट कर देना। क्योंकि अब देखिए, तो इसी चीज को बोलते हैं क्या? एजेंसी फंक्शन। यानी कि जो बैंक है, ये जो बैंक है आपका एजेंट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एजेंट का काम कर दे रहा है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? एजेंसी फंक्शन। जिम्मेदारी आपका था इस LIC को पेमेंट करने का प्रीमियम का, पर आपके बिहाफ पे क्या हुआ भाई, ये बैंक आपका एजेंट है, ये कर दे रहा है सीधा LIC को। इस तरह का फंक्शन को बोलते हैं बच्चों हम लोग एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन में आपको सब नहीं पढ़ना है, जो जरूरी हम सिर्फ आपको बता देते हैं। कलेक्शन एंड पेमेंट जैसा आपको बता दिए LIC वाला, आपका बिहाफ पे वो पेमेंट ले भी लेगा, रिसीव भी कर लेगा, और आपके बिहाफ पे पेमेंट कर भी देगा। ठीक है, आपके बिहाफ पे वो पेमेंट कर भी देगा और रिसीव भी कर लेगा। ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटिव, ये है डिटेल में सुना जाती है। ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटिव याद रखे, आपको जो इसमें याद रखने जरूरत है ना, समझिए एग्जाम पर्पज से, ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर ये जो पॉइंट है, ये किस में आता है? आपका एजेंसी फंक्शन में, ये याद रखिएगा। ठीक है, कलेक्शन एंड पेमेंट आपका एजेंसी फंक्शन में आता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, भले मीनिंग भुला देगा चलेगा, लेकिन कम से कम ये जरूर याद रखिएगा। हालांकि आपको मीनिंग भी याद रखना है, बट मीनिंग उतना डीप में जाकर नहीं पूछता कमर्शियल बैंक को, लेकिन ये जरूर पूछ देता है कि क्या ये आपका एजेंसी फंक्शन का पार्ट है कि आपका यूटिलिटी फंक्शन का पार्ट है। तो याद रखिएगा ये आपका एजेंसी फंक्शन का पार्ट है। ठीक है, तो ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर में बस अंतर इतना होता है कि देखिए ट्रस्टी क्या होता है ना, बैंक होल्ड करके रखती है प्रॉपर्टी को, ठीक है, जब तक उसका जो हायर है ना उसके बिहाफ पे। तो तब देखिए लिखा हुआ क्या है, एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको क्लैरिटी मिले। एज ए ट्रस्टी बैंक होल्ड्स एंड मैनेज एसेट्स, प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंट्स और सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर अकॉर्डिंग टू लीगल और एग्रीड इंस्ट्रक्शन। जो आदमी था या मर गया या जिंदा है, जैसा भी है, वो जनरली मरने पे ही होता है। ट्रस्टी जनरली मरने पे ही बनता है। जब तक आदमी जिंदा है तब तक बैंक वो काम क्यों करेगी? तो मान लीजिए वो आदमी था, वो मर गया, अब बैंक उसका ट्रस्टी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि उसका जितना प्रॉपर्टी और या जो डॉक्यूमेंट्स है ना, ये जैसा बोल के गया होगा कि इसको आप वैसे मैनेज कीजिएगा, तो वो उस प्रकार से बैंक उसको मैनेज करने का काम कर देती है। एग्जीक्यूटर क्या होता है? एग्जीक्यूटर होता है भाई सीधा वो बंटवारा करने का काम कर देगी उसका विल के हिसाब से। तो लिख के गया होगा ना कि मेरा प्रॉपर्टी को ऐसे ऐसे, मेरा लीगल हायर सबको, मेरा बेटा बेटी को बांटिएगा, उस हिसाब से वो बांट देगा। तो वो होता है एग्जीक्यूटर काम। और इसमें कुछ आपका काम करे एक रेमिटेंस ऑफ फंड।
इस पॉइंट को भी 3 याद रखेगा, एक कलेक्शन, एक एग्जीक्यूटर और ये किस में आता है हम लोग, ये तीनों आता है एजेंसी फंक्शन में। इसके बाद भी जो फंक्शन बच जाता है ना उसको हम लोग बोलते हैं क्या, यूटिलिटी फंक्शन। यूटिलिटी फंक्शन मतलब हो जाएगा द फंक्शन इंक्लूड्स वाइड रेंज ऑफ सर्विस दैट एनहांस कस्टमर कन्वीनियंस एंड कंट्रीब्यूट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। यानी कस्टमर को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है, अगर कन्वीनियंट प्रोवाइड करने का कोशिश करता है उस तरह का फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, यूटिलिटी फंक्शन। कस्टमर लोग को अलग प्रकार का एक कन्वीनियंस देता है, जैसे क्या, जैसे देखिए ये है आपका एक चेक और ड्राफ्ट इशू, याद रखिएगा। चेक हो गया आपका, ड्राफ्ट मतलब वो ड्राफ्ट नहीं, वो बैंक ड्राफ्ट, ठीक है, आप कभी ड्राफ्ट बनवाए होंगे। तो ड्राफ्ट फैसिलिटी किस में आता है आपका आता है यूटिलिटी फंक्शन में, याद रखिएगा ये। दूसरा लॉकर फैसिलिटी किस में आता है, लॉकर फैसिलिटी आता है आपका यूटिलिटी फंक्शन में, ये भी याद रखिएगा। आपका फॉरेन एक्सचेंज उतना मैटर नहीं करता। ये अंडर राइटिंग शेयर और डिवेंचर, ये किस में आता है, ये आता है आपका यूटिलिटी फंक्शन में। तो इसका मतलब तो बता दिया भाई, चेक को कटना या अलग ड्राफ्ट बनाना। लॉकर फैसिलिटी देखे होंगे अलग से, जो फिल्म में देखे ना, बैंक सब में कुछ खास लॉकर फैसिलिटी मिलता है, वहाँ पर आप सोना चांदी या कोई भी कीमती चीज रख दीजिए, बस आपसे कुछ एनुअल फीस ले लेगी वो, ठीक है। फिर एक फंक्शन होता है इंपॉर्टेंट में क्या आपका, ये अंडर राइटिंग शेयर और डिबेंचर, ये फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा ये क्या होता है सर, अंडर राइटिंग बोलेंगे मतलब होता क्या है ना, कंपनी लोग को ना मान लीजिए अपना शेयर या बोलिए डिबेंचर ये सेल करना होता है, तो कंपनी लोग ये करने जानते थे, कंपनी कम बिजनेस करने जानती है, शेयर बेचना डिबेंचर बेचना उसका काम नहीं है, अब उसको पैसा का जरूरत है इसलिए उसको इशू की है, तो ये बेचने में हेल्प कर देती है ना जब बैंक, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंडर राइटिंग। क्लियर। तो और बाकी सबको देखने का आपको जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है, और बाकी सबको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो ये यहाँ तक हो गया हम लोग का क्या, यहाँ तक हम लोग मेनली हम लोग पढ़े क्या, कॉमर्शियल बैंक का हम लोग पढ़े क्या, फंक्शन, 2 फंक्शन पढ़े, एक प्राइमरी फंक्शन दूसरा सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी में 2 ठो है, एक डिपॉजिट लेना और दूसरा लोन देना। सेकेंडरी में क्या है आपका, एजेंसी फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन। एजेंसी में कौन कौन आता है सो देख लीजिएगा, यूटिलिटी में कौन कौन आता है सो देख लीजिएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मनी क्रिएशन या फिर बोलिए क्रेडिट क्रिएशन। अब ये किस चिड़िया का नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए, एक्सट्रीम लेवल का इंपॉर्टेंट। इसी को घुमा के कैसे पूछ देता है, हाउ डू बैंक क्रिएट डिपॉजिट, जो बैंक है डिपॉजिट कैसे क्रिएट करता है, ठीक है। इसे क्या मतलब, ये चीज हो गया मनी क्रिएशन क्रेडिट क्रिएशन, ये आपका रिलेटेड है किससे, आपका मनी मल्टीप्लायर से। मनी मल्टीप्लायर या फिर बोले क्रेडिट मल्टीप्लायर। देखिए ये सिंपली दर्शा क्या हम आपको बताते हैं, आपका ये जो है ना, आपका कैसे बैंक कैसे डिपॉजिट क्रिएट करती है, या ये जो मनी मल्टीप्लायर देखिए समझिए, पहले आपको हम पहले मनी मल्टीप्लायर समझा देते हैं, उसके पिता वो कोरिलेट हो जाएगा। मनी मल्टीप्लायर सिंपल ये बोलता है कि मान लीजिए आप अगर बैंक में 1000 रुपये जमा करते हैं, तो इस 1000 को ना बैंक कितना गुना में चेंज कर देती है, मान लीजिए वो 5 टाइम्स उसको बढ़ा दी, 5 गुना बढ़ा दी, यानी कि 5 टाइम्स बढ़ा दी, कितना हो गया, यानी 5000 हो गया। यानी कि मनी मल्टीप्लायर बोलने का मतलब है कि 1000 जो रुपया है वो 5000 रुपया के बराबर काम कर रहा है। समझ में आया? जो 1000 जो रुपया आप जमा किए ना, बैंक उसको 5000 के बराबर बना के रख दी, तो ये कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ उसको क्या बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर। जो मल्टीप्लायर वर्ड है ना इसी को तो डिनोट करता है वो, यानी मनी को क्या कर रहा है वो मल्टीप्लाई कर दे रहा है, ठीक है। अब इसी 1000 को सर वो 5000 में कैसे चेंज कर दी, अब अगर 1000 रुपया है तो 1000 रहेगा ना, वो 5000 कैसे बन गया। अब इसी चीज को आपको समझना है। तो जो ये जो बनता है ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या हम लोग, इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों हम लोग क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन। एग्जाम में लिखने के लिए हम आपको देखिए सिंपल भाषा में लिख के दिए हैं, हम आपको समझा देते हैं पहले। तो अब चलिए इस प्रोसेस को समझते हैं, ठीक है, समझ में आया ना, ये कैसे 1000 से 5000 हो रहा है, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। और कितना टाइम्स हुआ है, कितना गुना में वो चेंज हुआ, कितना बार वो मल्टीप्लाई हुआ, उसको क्या बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर। कैसे होता है देखिए, पहले कुछ चीजों को समझिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए आप बैंक में 1000 रुपये जाके डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग लिए 1000 रुपये, इसमें अब LRR है 20%। अब ये LRR किस चीज का नाम है, सिंपली मतलब समझिए, LRR सिंपली बोलता है भाई अगर वो 20% है ना, तो इस 20% में पहले 1000 का 20% निकालिए, 200 निकालिए, फिर कितना बचा 800। अब RBI का गाइडलाइन ये बोलता है इस LR में कि ये जो 200 रुपये निकाले ना, इसको आप लोन के तौर पे नहीं बांट सकते, आप बांटे कितना 800, ठीक है, समझ में आया।
यानी कि कोई 1,000 जमा किया है तो पूरा का पूरा 1,000 को आप लोन के तौर पर नहीं बांट सकते, 200 रुपए को आपको अपने पास रखना पड़ेगा, 800 रुपए को आप लोन में बांट सकते हैं, 800 रुपए को आप लोन में बांट सकते हैं। सर जी क्यों 200 रुपए मना कर दिया गया, ये 200 रुपए 200% लिख दिया, 200 रुपए क्यों आरबीआई मना कर दी देने से? देखिए है क्या बच्चों, अगर एक कमर्शियल बैंक जितना पैसा आया सबको लोन में बांट देगी और कस्टमर सब एकदम से पैसा मांगने आ जाए तो फिर वो कहाँ से देगी, दिक्कत हो जाएगा ना, लिक्विडिटी का दिक्कत होगा कि नहीं। तो बोला जाता है भाई कि एल आर करके 20% के हिसाब से मान लीजिए आपको बोला गया कमर्शियल बैंक को कि ये पैसा आप लोन के तौर पर नहीं बांटिए, अगर कस्टमर आएगा उसको दीजिएगा। तो इसमें एक और चीज सीख लीजिए, एक और चीज सीख लीजिए। अब इसी दो में, ठीक है, अभी थोड़ा हम आपको आरबीआई का लेके जा रहे हैं थोड़ा सा, अगर इस 200 में, इस 200 को जो निकाल कर रखा गया ना, उसको बैंक को दो जगह रखना पड़ता है। जो पैसा वो आरबीआई को जमा कर देगी ना, उसको क्या बोला जाता है, सीआरआर। क्या होता है सीआरआर, आगे पढ़िएगा आरबीआई में। और जो पैसा वो अपने पास रखता है कमर्शियल बैंक, उसको क्या बोलते हैं, एसएलआर। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब हुआ क्या, ये 20% एलआरआर था, दोनों को देखिए, ये दोनों को मिला करके सीआरआर और एसएलआर को मिला करके क्या आता है आपका, एलआरआर आता है। तो 20% निकालना था भाई, तो 1,000 का 20% निकाले 200, तो 200 को लोन बांट सकते हैं, 800 को लोन बांट सकते हैं। पहले ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं आप, आगे बढ़िए। अब देखिए वर्क कैसे करता है, पैसा कैसे मल्टीप्लाई होता है। आप 1,000 रुपये मान लीजिए डिपॉजिट किए, तो क्या बोलेंगे हम लोग, इनिशियल डिपॉजिट। 1,000 रुपये जमा किए, ठीक है, ये जो 1,000 जो फर्स्ट टाइम जमा हुआ उसको क्या बोला गया, इनिशियल डिपॉजिट। इससे बैंक जो है आपका रिजर्व रेशियो निकालेगी, सीआरआर निकालेगी, एलआरआर निकालेगी, कितना 20%, 200 रुपये निकाल कर रख दी। लोन कितना बांटी, 800। मान लीजिए इस पब्लिक को, इस आदमी को वो लोन के तौर पे 800 बांटी। अब ये आदमी इस पैसा को खर्च कर दिया इस आदमी के पास। अब एजम्पशन ये होता है, या मान के चलते हैं कि ये जो आदमी जिसके पास 800 रुपये है ना, अब ये आदमी जब ये पैसा कमाएगा तो ये आदमी फिर घूम फिर करके वापस 800 रुपये बैंक में जमा कर देगा, समझ में? और फिर से बैंक वही सेम प्रोसेस दौड़ाएगा, रन करेगी। अब इस 800 में फिर से वो 20% काटेगी, 800 का 20% कितना होगा, 160, 160 माइनस कर देंगे तो बचा कितना, 640। अब इसको केवल लोन में बांट सकती है। अब फिर से बैंक वही करेगी, ये 640 और लोन में इस आदमी को बांटेगी, ये आदमी फिर किसी आदमी को खर्चा कर देगा, 640 रुपये इसके पास चला गया। अब ये आदमी फिर इसको मान कर चले गया कि फिर ये आदमी अल्टीमेटली फिर से जाकर के बैंक में जमा कर दी, और यही प्रोसेस बच्चों चलते रहेगा। अब यही चीजें चलते रहे तो कहीं तो आके रुकेगा ना, तो कहीं पर आके रुका, इसका मतलब क्या भाई, 1,000 को जब जो टोटलिंग करेंगे ना, अब वो निकलता कैसे, वो मनी मल्टीप्लाई का फॉर्मूला निकलता है, ठीक है। तो कहीं तो आकर के रुकेगा, तो जहां पर आके रुका उसे क्या बोलेंगे, टोटल डिपॉजिट। क्या हो गया, ये आपका 5,000 रुपये, यानी कि 1,000 रुपये को कमर्शियल बैंक कितना बना दी, 5,000 बना दी, यानी कि 5 गुना बढ़ा दी। 5 गुना पर क्या है, वो मनी मल्टीप्लायर है, ठीक है। अब वो निकलता कैसे है, लिखे कैसे एग्जाम में, ये सब लिखने का तरीका है, ठीक है, ये सब लिखने का तरीका है, हम यहाँ लिख दिए, समझा दिए आपको, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, ठीक है। ये इसका डायग्राम है और ये उसका बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम लिख दिए, पढ़िएगा आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक। अब आपको हम समझाते हैं मनी मल्टीप्लायर को। तो 3 चीज आपको देखने को मिला बच्चों, 3 चीज देखने को मिला। क्या क्या देखने को मिला, पहले मिला भाई कि एक होता है क्या, आपका इनिशियल डिपॉजिट कहलाता है। एक क्या होता है आपका इनिशियल डिपॉजिट, इसमें जो कितना था, 1,000 था, है कि नहीं। एक होता है क्या, टोटल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट जो 1,000 कमर्शियल बैंक कितना कर दी थी, 1,000 को वो 5,000 कर दी, यानी कि 1,000 को 5,000 वो बना दी। तो यहाँ पर मनी कितना बार मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पर मनी मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई को अगर के लीजिएगा, उसको जनरली मनी मल्टीप्लाई को के से डिनोट करते हैं, के लीजिएगा तो कितना है आपका, 5 गुना है कि नहीं। यानी कि इनिशियल में अगर आप 5 से मल्टीप्लाई मारते हैं तो टोटल हम लोग का 5,000 यानी कि टोटल डिपॉजिट के बराबर निकल जाएगा, समझ में आया। तो ये होता है आपका मनी मल्टीप्लायर, ऐसे वो वर्क करता है, ठीक है। अब अगर उसको सिंपली अगर लैंग्वेज में लिखना हो कि सर मनी मल्टीप्लायर का परिभाषा में लिखेंगे कैसे, तो कुछ ऐसे लिखाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स, देखिए टाइम्स, टोटल नंबर टाइम्स, परसेंटेज नहीं, टाइम्स, टाइम्स बोले मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, परसेंटेज अलग हो गया। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द टोटल मनी इंक्रीजेज इन बैंकिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द इनिशियल डिपॉजिट। आपका इनिशियल डिपॉजिट कितना बार मल्टीप्लाई होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मनी मल्टीप्लायर, या फिर बोलिए क्रेडिट, ठीक है। ये जो जिससे वो ऐसा मल्टीप्लाई होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रेडिट क्रिएशन। ये वाला तो क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेडिट क्रिएशन, यही बोलिए मनी क्रिएशन। क्या क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है आपको, हाउ डू बैंक क्रिएट डिपॉजिट, ठीक है बच्चों। अब हम लोग चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं आपका मनी मल्टीप्लायर से, ठीक है। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी अच्छा से मिल जाए। तो पहले आपको फॉर्मूला हम बता देते हैं, बस यही 3 चीज, जो 3 चीज समझ गए ना, इनिशियल डिपॉजिट क्या क्या होता है। देखिए तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, मनी मल्टीप्लायर बोलता है भाई यानी के यानी कि मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR।
LRR क्या था आपको बता दिए थे, उस क्वेश्चन में 20% था ना। LRR बोले मतलब क्या, लीगल रिजर्व रेशियो, यानी कि इतना पैसा बैंक नहीं बांट सकती, ठीक है। इसके बाद जो बच जाएगा केवल उसको वो लोन के तौर पे बांटती है। अब देखिए LRR तो लीगल रिजर्व रेशियो हो गया। टोटल डिपॉजिट कैसे निकलता है, और मान लीजिए आपको टोटल डिपॉजिट निकालना है, तो टोटल डिपॉजिट निकालने क्या, इनिशियल डिपॉजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे आपका जितना नंबर ऑफ टाइम्स, जैसे यहाँ पर किए थे ना, जैसे यहाँ पर किए थे, देखिए कितना था, इनिशियल डिपॉजिट था कितना, 1000 था कितने, और हम लोग का 5 गुना वो था के, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए थे, तो 5 से मल्टीप्लाई करने पे 5 आया था ना टोटल डिपॉजिट, है कि नहीं। तो सेम वही तो इनिशियल डिपॉजिट को मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हम लोग का टोटल डिपॉजिट निकल के आ जाए। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ LRR अगर आपका 20% है, सेम है, तो बताइए मनी मल्टीप्लायर कितना होगा। सिंपल है भाई, 20% है ना, तो हम लोग को के निकालना, के इज इक्वल टू क्या, 1/LRR। 20% है, 1/20। अब ये परसेंटेज में है, नीचे 100 होगा, तो नीचे 100 लिखने में क्या, हम सीधा हाँ ऐसे कर देते हैं, उसको रिवर्स कर देते हैं, जो काट दीजिए तो कितना हो जाएगा ये, 2 5 या 10, हाँ 5, यानी कि मल्टीप्लाई कितना है, 5 टाइम्स आया, यानी कि उसको 5 बार हम लोग का गुना होगा। या अगर आप लोग उसको ऐसे करते हैं तो भी सही है बच्चों, वो भी देख लीजिए। 1/20% है ना, 20% है, तो 20% को क्या आपका 20% ऐसे लिखाता है ना, उसको क्या आप 0.20 भी ले सकते हैं, करते क्या, 2 जीरो यहाँ पर है इसलिए पॉइंट लगा करके इधर लिख दिए, तो यहाँ पर 0.0 लिख दिया। अब पॉइंट मल्टीप्लाई काटना होगा, तो पॉइंट के बदले 1, इसके आगे 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो, तब भी वही सेम बात पड़ेगा, इसी लॉजिक पे आएगा जो थोड़ा देर पहले किए थे, तो क्या 5 गुना आ गया, सिंपल। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनी मल्टीप्लायर 4 है, अब आपको LRR बताना है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको मनी मल्टीप्लायर गिवन है, यानी कि के गिवन है, के आपको गिवन है 4, और पूछ रहा है बताओ कि LRR कितना होगा। LR तो परसेंटेज में रहता है, फॉर सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, के इज इक्वल टू 1/LRR, ठीक है। यहाँ पर 4 गिवन है, यहाँ पर हो गया हम लोग का LRR। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके इधर भेज देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप से, तो LRR इज इक्वल टू 1/4, 1/4 बोले कितना होगा, 0.25 आएगा, यानी कि कितना 25% आया कि नहीं। आपका इसको मान लीजिए 1/4 आया, 1/4 आया, 1/4 क्या कर सकते हैं, अब 4 ऐसे 10 से डिवाइड कीजिएगा, है कि नहीं, ठीक है। अब इसको 10 से यहाँ पर 10 तो था नहीं, मतलब 10 से बोल रहे हैं, 1 से डिवाइड कीजिएगा, अब कुछ है नहीं तो यहाँ पर पॉइंट देंगे, यहाँ पर फिर जीरो बैठाएंगे, उसके बाद 4 दूनी 8, 8 आएगा, 2 बचेगा, फिर जीरो बैठाएंगे, फिर क्या होगा 4 5 20, तो क्या ना 20, ये कट गया क्या, 0.25 आया कि नहीं। अब इसको हम लोग परसेंटेज में लाना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25%। सिंपल है ना, ये हो गया। 3 देखिए, आपका इनिशियल डिपॉजिट है 2000 और आपका LRR है 10%। अब पूछ रहा है क्या भाई कि टोटल डिपॉजिट निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले टोटल डिपॉजिट निकालने का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल डिपॉजिट। तो पहले आपको मनी मल्टीप्लायर निकालना पड़ेगा, तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या था, के इज इक्वल टू 1/LRR, कितना है भाई 10%। तो यहाँ पर इसको नीचे 100 लिखा था, उसको 100 वहाँ ऊपर कर देते हैं, ठीक है, कट जाएगा, कितना हो गया 10 आ गया। तो हम लोग का मनी मल्टीप्लाई कितना आया, 10 टाइम्स आया। टाइम्स क्यों लिख रहे हैं यूनिट पे, क्योंकि मनी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो अब उसके बाद फॉर्मूला क्या, ये हम लोग कितना आया 10 आया, तो ये हो गया हम लोग का 10, और हम लोग का इनिशियल डिपॉजिट कितना है, इनिशियल डिपॉजिट 2000 है, तो ये रहा हम लोग का 2000, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 2000 कितना हो जाएगा 20,000, यानी कि 20,000, ये 20,000 हो गया। तो इस तरह था बच्चों, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये रहा क्वेश्चन, आंसर भी है, ठीक, ये रहा क्वेश्चन और ये आंसर भी है, ठीक। तो ये हम लोग का फाइनली कॉमर्शियल बैंक खत्म होता है, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक में